एक जनरल जिसने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने की पूरी स्ट्रेटेजी लगाई। उस वक्त वो भारत का हीरो था। उसके मेडल्स और उसका रुतबा उसके सीने पर चमकता था। लेकिन सिर्फ कुछ ही साल बाद वही जर्नैल 1984 में अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा था, गोल्डन टेम्पल के अंदर हथियार बंद सिपाहियों के साथ। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे जर्नैल की है जिसे बेपनाह इज्जत मिली, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी और ना इंसाफी भी। एक तरफ उसे लिबरेटर ऑफ बांग्लादेश कहा गया और दूसरी तरफ रिबेल ऑफ अमृतसर। उसका नाम है मेजर जनरल शाहबेग सिंह। आज की इस वीडियो में हम मेजर जनरल शाहबेग सिंह की पूरी जिंदगी का सफर देखें, बचपन से लेकर फौज में 1971 की जंग का किरदार और फिर आर्मी से तकरार और आखिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको डिसाइड करना है जनरल शाहबेग सिंह एक हीरो था या बागी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मजीद हिस्टोरिकल, इंफॉर्मेटिव एंड मेरी कानूनी पेचीदगियों को आसान तरीके से समझाने वाले वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं जनरल शाहबेग सिंह की असल कहानी। 1 मई 1924 को अमृतसर के करीब एक गांव ख्याला कला में एक सिख खानदान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक जट सिख परिवार से था और खानदान का रिश्ता सिख इतिहास, सिख हिस्ट्री के मशहूर योद्धाओं यानी जंगजुओं से जुड़ा हुआ था। मेजर शाहबेग सिंह बचपन से ही होशियार लेकिन फितरतन एक सीधे साधे इंसान थे। उनकी तालीम अमृतसर के खालसा कॉलेज से हुई और फिर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच गए। पढ़ाई में तेज थे और खेलों में भी चैंपियन थे। हॉकी एंड एथलेटिक्स दोनों में नाम कमाया। कहते हैं कि स्कूल के दिनों में 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मतलब दिमाग और जिस्मानी कुव्वत दोनों साथ साथ चल रहे थे। दोस्तों, ये वो वक्त था जब दुनिया में दूसरी जंग अजीम चल रही थी। 1942 में जब ब्रिटिश आर्मी ने नई भर्तियां शुरू की तो शाहबेग सिंह को सिलेक्ट किया गया और देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेजा गया। वहां से निकलते ही उन्हें कमीशन मिला और वो आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गए और उनकी पहली ही तैनाती हुई बर्मा फ्रंट पर, जहां पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी जापान की इंपीरियल आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी। जंगल, बारिश और मुश्किल हालात, मगर शाहबेग सिंह ने वहां भी अपना दम दिखाया। एक वाकया मशहूर है कि जब उनकी यूनिट के कुछ अफसरान ने आजाद हिंद फौज के एक अफसर को पकड़ लिया। मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी मालूमात देता जाऊँ, जिनको नहीं मालूम, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में खड़ी की गई। इसमें ज्यादातर सिपाही वही थे जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी ने जर्मनी और दूसरे महाजों पर भेजे थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने अपनी क़यादत में आजाद हिंद फौज का नाम देकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा कर लिया। और जब आजाद हिंद फौज के उस अफसर को पकड़कर शाहबेग सिंह जी के सामने पेश किया गया तो सिपाहियों ने कहा कि इसको गोली मारते हैं, लेकिन शाहबेग सिंह ने निहायत प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया और कहा फौज कानून की होती है, गुस्सा और इंतकाम की नहीं। ये पहली दफा था जब उनकी इंसाफ पसंदी सामने आई। 1947 की पार्टीशन आई और पाकिस्तान और इंडिया दो मुख्तलिफ मुल्क बन गए। शाहबेग सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर थोड़ी ही देर बाद उनको कश्मीर के मोर्चे पर भेज दिया गया, जहां पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग हो रही थी। शाहबेग सिंह ने वहां भी अपनी दलेराना सोच से काम लिया। सीक्रेट मिशंस में जाकर पाकिस्तानी फौज के प्लान्स को निकाला और अपनी आर्मी को बड़े नुकसानों से बचाया। दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। बर्मा के जंगल, कश्मीर के पहाड़ और फिर 1962 की इंडिया चाइना वॉर, हर जगह पर शाहबेग सिंह फ्रंट लाइन पर खड़े दिखाई दिए। और 1965 की इंडो पाक वार में तो उनके नाम की और धाक बैठ गई। तब शाहबेग सिंह खुद सबसे आगे नजर आए, इसलिए आर्मी ने उन्हें रिस्पेक्ट भी दी और मेडल्स दी, पेंशन एंड डिस्पैचेस, फिर प्रमोशन और फिर ब्रिगेडियर का रुतबा दे दिया गया। 1970 तक ये आदमी एक ऐसा फौजी अफसर बन चुका था जिसको भारत की फौज स्ट्रेटेजिक माइंड का नाम देती थी। हर जंग लड़ी, हर मोर्चा देखा और हर जगह अपने आप को साबित किया। दोस्तों, अब बताएं जनरल शाहबेग सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर 1971 की जंग। यही वो मोड़ था जहां एक जनरल ने अपने मिलिट्री जीनियस से एक नए मुल्क की तकदीर लिख दी। ईस्ट पाकिस्तान में कुछ मामलात खराब चल रहे थे। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये फैसला किया कि मुक्ति बाहिनी यानी बंगाली फ्रीडम फाइटर्स को ऑर्गेनाइज करना हो और इस जिम्मेदारी के लिए एक ही जर्नैल को चुना गया, मेजर जनरल शाहबेग सिंह। उन्हें त्रिपुरा के शहर अगरतला भेजा गया। वहाँ एक सीक्रेट हेडक्वार्टर था जहाँ मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना शुरू किया गया।
और दोस्तों मेजर जनरल शाबेग सिंह ने यहाँ अपनी फौजी सोच का वो करिश्मा दिखाया जो दुनिया की किसी और किताब में नहीं मिलता। सबसे पहले उन्होंने मुक्ति बाहिनी के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। हर ग्रुप को गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाई गई, रेजेस उड़ाना, रेल ट्रैक्स तोड़ना, पावर लाइन्स काटना और रात के अंधेरों में छुपी हुई कार्रवाइयां करना। ये सब शाबेग सिंह की प्लानिंग थी। और यहीं पे अगर आज आप देखेंगे जो बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयां होती है वो भी इसी पैरामीटर की होती है। शायद जो इंडियन आर्मी वहां पर कुछ कार्रवाइयां करवा रही है टेररिस्ट से, शायद आज भी मेजर जनरल शाबेग सिंह का ही वो पैरामीटर फॉलो किया जा रहा। बांग्लादेशी ऑफिसर्स जो पाकिस्तान आर्मी छोड़कर भाग गए थे, जैसे कर्नल उस्मानी, मेजर जियाउर रहमान और मेजर शफीउल्लाह, उन सबको मेजर जनरल शाबेग सिंह ने सिस्टम के अंदर लिया और ऑर्गेनाइज किया। मतलब उनकी लीडरशिप के अंदर एक पूरी शैडो आर्मी खड़ी कर दे। अगरतला के कैंप्स के अंदर दिन रात ट्रेनिंग्स चलती थी। एक तरफ बारूद की स्मेल, दूसरी तरफ मैप्स और मेजर जनरल शाबेग सिंह की पेंसिल के निशान। एक बंगाली फाइटर ने बाद में कहा था, मैं लड़ाई का असल मतलब मेजर जनरल शाबेग सिंह ने समझाया। हम जज्बे के साथ आए थे लेकिन स्ट्रेटेजी मेजर जनरल शाबेग सिंह ने दी। अब इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ला वॉरियर्स ने एनवायरनमेंट को बदल दिया, डिसरप्शन बढ़ गई। तो जब दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली वॉर शुरू की तो मुक्ति बाहिनी पहले ही काफी हद तक दीमक बनकर सिस्टम को चाट चुकी थी। सिर्फ 13 दिन में ढाका गिर गया। और इस जीत के पीछे जो नाम छुपकर काम कर रहा था वो था मेजर जनरल शाबेग सिंह का नाम। बांग्लादेश की प्लानिंग टेबल पर असली आर्किटेक्ट वही थे। इस जंग के बाद उन्हें PVSM एंड AVSM जैसे मेडल्स दिए गए, रैंक भी बढ़ा दिया गया। इंडियन आर्मी और सरकार दोनों ने उन्हें हीरो कहा। न्यूज़पेपर्स उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन दोस्तों तारीख के खेल बहुत अजीब होते हैं। जिस जीत ने शाबेग सिंह को हीरो बनाया वही जीत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन गई, क्योंकि 1971 के चंद साल बाद ही उनका रिश्ता मुल्क से उलझ गया। दोस्तों अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। 1971 की जंग के बाद मेजर जनरल शाबेग सिंह भारत के हीरो बन चुके थे। मेडल्स, प्रमोशंस, इज्जतें, अखबारों की हेडलाइंस, सब कुछ उनके पास था। लेकिन तारीख के पन्ने अक्सर उल्टे मोड़ लेते हैं। 1975 में भारत में इमरजेंसी लगाई गई। उस वक्त मुल्क के अंदर सियासी और समाजी तनाव बढ़ गया था। मेजर जनरल शाबेग सिंह से भी ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करे, लेकिन उन्होंने सीधा जवाब दिया कि फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है, सियासत में इंटरफेरेंस नहीं। ये फैसला उनके कैरियर के लिए बहुत भारी साबित हुआ। पहले उन्हें एक कम लेस इम्पोर्टेंट पोस्टिंग पर भेज दिया गया, फिर उनके खिलाफ करप्शन और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का इल्जाम लगाया गया। उसने सोचिए एक जर्नल जिसने 40 साल फौज की खिदमत की हो, उस पर ऐसे इल्जाम लगाए गए जो कभी भी साबित नहीं हुए। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अप्रैल 1976 में रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले उनको आर्मी से जबरी रिटायर कर दिया गया, आर्मी से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, पेंशन, बेनिफिट सब कुछ छीन लिए गए। ये वो लम्हा था जब एक हीरो को महसूस हुआ कि उसका अपना सिस्टम ही उसके साथ नहीं खड़ा। उनके अपने अल्फाज है, मैंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन आज मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं खड़े बल्कि मेरे खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने सिविल कोर्ट में एक अपील की। साल दर साल केस चलता रहा। आखिरकार फरवरी 1984 में कोर्ट ने मेजर जनरल शाबेग सिंह को क्लीन चिट दे दी। उनका कोई इल्जाम कोर्ट में साबित नहीं हो सका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जिंदगी उनको एक नए राह पर ले आई। दोस्तों 1976 के बाद मेजर जनरल शाबेग सिंह की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक तरफ उनका करियर खत्म कर दिया गया, दूसरी तरफ वो अपने मुल्क के सिस्टम से दिल से टूट चुके थे। 1980 के शुरुआती दिनों में पंजाब के अंदर नाराजगी बढ़ रही थी। बहुत से सिख लीडर्स हुकूमत से ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि उनके हकूक और उनकी डिमांड्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी माहौल में एक नया चेहरा सामने आया, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले। संत जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। जनरल शाबेग सिंह ने जब देखा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और उनकी कौम भी अपने हकूक के लिए आवाज उठा रही है, तो उनका रुख धीरे धीरे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जी की
तहरीक की तरफ हो गया। 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हुआ, जिसमें हजारों एक्स सर्विसमैन शामिल हुए। एक बड़ी रैली में जनरल शाहबेग सिंह खुद सामने आए, सीने पर मेडल्स लगाए हुए, और लोगों को एक सोल्जर की तरह एड्रेस किया। उस वक्त लोगों ने यह महसूस किया कि एक पुराना फौजी जनरल अब अपनी कौम, अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है। फिर 1983 में संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर अपना बेस बना लिया, और यहाँ पर मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल प्ले किया। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी ने उनको अपना मिलिट्री एडवाइजर बना लिया। उन्होंने वही स्किल्स जो 1971 में मुक्ति बानी को ट्रेन करने के लिए यूज की थी, अब गोल्डन टेम्पल के अंदर लागू की। सैंड बैग से मोर्चे बनाए गए, ट्रेंचेस खोदी गए, स्नाइपर्स पोजीशंस बनाई गए, यानी अंदर एक पूरा डिफेंसिव फोर्ट्रेस तैयार कर दिया गया। दोस्तों सोचिए, जो आदमी एक वक्त में इंडिया के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ फोर्ट्रेस तैयार कर रहा था, अब वही शख्स, वही जर्नैल अपनी कौम के सबसे पवित्र स्थान को अपनी ही कौम के हकूक के लिए किला बना रहा था। और ये फोर्ट्रेस इतना मजबूत बना दिया गया कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैरान रह गई। रिपोर्ट्स कहती है कि जनरल शाहबेग सिंह के बनाए गए मोर्चों ने इंडियन आर्मी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट किए। ये वो वक्त था जहां जनरल शाहबेग सिंह की सारी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। अब अगला चैप्टर था ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों अब हम आगे हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक खूनी चैप्टर पर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जो एक तरह पूरी सिख कौम के लिए सबसे ज्यादा पवित्र स्थान था, अब एक फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स बन चुका था। जनरल शाहबेग सिंह की स्ट्रेटेजी ने उस जगह को एक ऐसे किले में बदल दिया जहां से अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। 1 जून से इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को घेरना शुरू किया। पहले दिन फायरिंग और शेलिंग हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी ने जब पहली बार अंदर घुसने की कोशिश की तो मेजर जनरल शाहबेग सिंह के बनाए गए मोर्चों से इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस मिली कि फौज को पीछे हटना पड़ा। फिर फैसला हुआ कि टैंक्स एंड हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की जाए। 5 और 6 जून की रात अमृतसर की गलियों में टैंकों की गर्ज सुनाई दी। गोल्डन टेम्पल के अंदर घंटों तक फायरिंग हुए, हर तरफ धुआं, गोलियों की आवाज और छतों से गिरते हुए पत्थर। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फोकस अकाल तख्त साहब पर था, जहां संत जी जरनैल सिंह भिंडरावाला जी और उनके साथी मौजूद थे, और जनरल शाहबेग सिंह भी यही मौजूद थे, अपने फाइटर्स को डायरेक्ट कमांड देते हुए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके मोर्चों की वजह से आर्मी को उम्मीदों से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सुबह तक अकाल तख्त साहब की इमारत तबाह हो चुकी थी। संत जी जरनैल सिंह भिंडरावाले शहीदी प्राप्त कर चुके थे, और मेजर जनरल शाहबेग सिंह जी भी अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते हुए शहीद हो गए, और उनकी बॉडी अकाल तख्त साहब के अंदर से बरामद हुई। आज उनका अंतिम संस्कार करवाया गया, लेकिन इस पर मुख्तलिफ रिवायात है, कंट्राडिक्शनल सोर्सेज है। कुछ कहते हैं कि उनकी बॉडी को आर्मी ने बड़ी इज्जत के साथ हैंड ओवर किया, कुछ कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हुआ। यानी ये बात आज भी मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं है, लेकिन जो बात क्लियर है वो ये है कि 40 साल अपने मुल्क को, अपनी फौज को देने वाला जर्नैल अपनी ही फौज के साथ लड़ता हुआ शहीद हुआ। दोस्तों जनरल शाहबेग सिंह की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। बांग्लादेश में आज भी उनका नाम उन लोगों के साथ लिया जाता है जिन्होंने 1971 में उनको आजादी दिलाने में मदद की। वहाँ उन्हें एक स्ट्रेटेजिस्ट एंड एक लिबरेटर के तौर पर याद किया जाता है। इंडिया में कहानी मुख्तलिफ है। एक तरफ फौज और किताबें उन्हें 1971 बाद का हीरो कहते हैं, दूसरी तरफ 1984 के चैप्टर में उनका नाम एक रिबेल के तौर पर लिया जाता है, एक बागी के तौर पर। पंजाब में उनकी याद और भी गहरी है। बहुत से लोग उन्हें एक शहीद के तौर पर देखते हैं जिन्होंने अपनी कौम के हकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ाई की, और कुछ कहते हैं कि उनका सफर इस बात का सबूत है कि अगर इंसाफ वक्त पर ना मिले तो सबसे वफादार सिपाही भी बगावत की राह पकड़ सकता है। एक ही जर्नैल, एक तरफ मेडल्स एंड सल्यूट, दूसरी तरफ टैंक्स एंड गोलियां, एक ही नाम, दो मुख्तलिफ कहानियां। दोस्तों असल सवाल यह है कि क्या जनरल शाहबेग सिंह एक हीरो थे या एक बागी, या फिर दोनों एक साथ? ये फैसला आपका है। कमेंट्स में मुझे अपनी राय दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां
दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।